वेलकम टू राइस सिविल सर्विसेज। मैं अपूर्वा। हम इकोनॉमिक रिव्यू 2023-24 को रिव्यू करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं और किस किस तरीके की चीज़ें हमारे RAS के प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। क्योंकि हमारा मेन टारगेट RAS प्रीलिम्स को फोकस करना है, तो उसको देखते हुए उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या मेंस में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको टारगेट रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। तो देखो, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, सर्वे हमेशा उस चीज़ का किया जाता है जो चीज़ ऑलरेडी अराइज हो चुकी है। यानी कि जैसे कि हम पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं, तो पॉपुलेशन का सर्वे हम तब करते हैं जब पॉपुलेशन ऑलरेडी अराइज हो चुकी है। इसी तरीके से हम इकोनॉमिक सर्वे में इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई चीज़ों का सर्वे करेंगे। यानी कि सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई, सरकार ने कौन कौन से बेनिफिट दिए, सरकार ने जनता के लिए क्या क्या किया, कब, गत वर्ष में, उसको हम रिव्यू करेंगे। ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के बेस पर जाएं, तो सर्वे जो होता है हमेशा वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। जैसे कि राजस्थान सरकार में वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा ये बजट पेश किया गया था, बजट और ये आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो बजट होता है हमारा, एक हमारा होता है आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट से पहले पेश की जाती है और बजट आर्थिक समीक्षा के बाद पेश किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, दोनों में अंतर ये है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट, सर्वे में तो हम बात करते हैं लास्ट ईयर की या लास्ट सेशन की, और बजट में हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन। यानी कि अगर हम अभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं 2024 में, तो हम कौन सा सर्वे पढ़ेंगे, लास्ट ईयर यानी कि 2023-24 का। और अगर हम अब बजट पढ़ेंगे तो हम बजट कब का पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन का, यानी कि 2024-25 का। क्योंकि देखो, बजट क्या होता है, बजट होता है कि भाई आपने क्या अनुमान लगाया कि आप अगले साल क्या क्या खर्च करोगे, किस किस स्कीम पे खर्च करोगे, क्या क्या इनकम करोगे और क्या क्या व्यय करोगे। आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। ठीक है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि सबसे पहले तो आपका सर्वे पेश किया जाता है, देन उसके बाद आपका क्या पेश किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। सर्वे को कौन पेश करता है, वित्त मंत्री पेश करता है। ठीक है। उसके बाद बजट पेश किया जाता है। ठीक है। सेंटर में ऐसा ही होता है कि पहले आप सर्वे पेश कर देते हैं, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। राजस्थान में भी सेम ऐसा है। और बजट अभी राजस्थान में जो 2024 में पेश किया गया था वो 10 जुलाई को पेश किया गया था। ठीक है। और इंडिया के लेवल पे देखें तो इंडिया में यानी कि सेंटर का जो बजट है वो पेश किया गया था 28 जुलाई को। ठीक है। यानी सेंटर ने तो 28 जुलाई को बताया था कि भाई हम अगले साल क्या क्या व्यय करेंगे, आय करेंगे, और हमारे राजस्थान में 10 जुलाई को बजट पेश किया गया था। ठीक है। इसके बाद हम ये देखें कि बजट कहते किसे हैं। तो बजट होता ये है कि आने वाले साल के बारे में क्या क्या अनुमान है। और अगर हम संवैधानिक भाषा में देखें तो बजट होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। क्या कहलाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हमारे अनुच्छेद 112 में दिया गया है। ठीक है। तो बेसिक हमने चीज़ें देखी कि सबसे पहले तो हमने देखा इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे होता है लास्ट सेशन का, बजट क्या होता है, अगले सेशन का। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब कि पिछले साल सरकार ने क्या क्या खर्चे किए, क्या क्या व्यय किए, क्या क्या स्कीम्स चलाए। बजट क्या होता है कि अगले आने वाले सरकार में सरकार क्या क्या, आने वाले साल में सरकार क्या क्या बजट खर्चे करेगी, क्या क्या व्यय करेगी और क्या क्या इनकम करेगी। ठीक है। बजट जो होता है वो हमेशा नेक्स्ट सेशन का होता है और सर्वे जो होता है हमेशा प्रीवियस सेशन का होता है। ठीक है। बजट के बारे में हमने देखा कि बजट के बारे में अगर संवैधानिक भाषा में देखें तो बजट क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहते हैं। आर्टिकल 112 के अंदर ये आता है। ठीक है। और राजस्थान का जो बजट है अभी 10 जुलाई 2024 को पेश किया गया था। उसके बाद सर्वे जो होता है हमेशा बजट से पहले पेश किया जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे को हम प्रीलिम्स में देखें कि क्या क्या पूछा जाता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहले ना आपको देखो याद ये रखना है कि सर्वे में देखो प्रीलिम्स में मैं इसको दो तरीके से आपको रिव्यू करके बताती हूँ। एक तो प्रीलिम्स
और एक मेंस। तो अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको पता चलेगा। देखो प्रीलिम्स में बेसिकली जो क्वेश्चन होते हैं ना, डेटा सेंटर्ड होते हैं, यानी कि कोई भी स्कीम दे दी और उसके डेटा के बारे में पूछ लिया। या जैसे मान लो मेन बात अगर ऐसे ही करें तो जैसे उन्होंने पूछ लिया भाई एग्रीकल्चर की जीएसडीपी इस साल क्या रही, एग्रीकल्चर में जीएसडीपी में क्या ग्रोथ हुई, या सर्विस सेक्टर में क्या ग्रोथ हुई, या कोई स्कीम दे दी उसके बारे में पूछ लिया। या मुझे याद है जैसे 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि उस वक्त एक स्कीम चलती थी निर्यात से लेके, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने पूछ लिया मिशन निर्यातक बनो जो है वो कब आया था, कब की स्कीम है ये, और कौन सा मंत्रालय चलाता है। तो इस तरीके की चीज़ें, यानी कि मेनली ये डेटा पे फोकस रखते हैं कि किस डेट को आई स्कीम, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी इसके अंदर मिनिस्ट्री है। तो आपको एक तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा पे फोकस करना है कि स्कीम में क्या क्या डेटा है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको फोकस करनी है कि इसके अंदर इसके ये बात कर लेते हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं ना, उसके ऊपर भी कंफ्यूज कर देते हैं, या फिर कोई टैगलाइंस होती हैं, कुछ टैगलाइंस होती है ना, जैसे कि वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की टैगलाइन है हर खेत पानी, है ना, तो वो टैगलाइन हो गई। या अभी आप करंट अफेयर में देखो तो करंट अफेयर में जैसे ये नशे मुक्त अभियान के लिए टैगलाइन है जिंदगी को हाँ जिंदगी को ना, तो इस टाइप की टैगलाइन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस में। तो मेंस में जो क्वेश्चन है ना वो आपको या तो व्हाट से पूछा जाएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे कि अभी 2023 का क्वेश्चन है ये, मुख्यमंत्री भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दे दी और मुख्य विशेषताएं पूछ ली, यानी कि एक तरीके से इन्होंने यही पूछ लिया कि भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो क्या है, व्हाट लगा के पूछ लिया। और क्वेश्चंस देखो मैं आपको बताऊं, जैसे इन्होंने पूछ लिया कि राजस्थान में यंग इंसर्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछा है, 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर इन्होंने पूछ लिया कि वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता यानी बेनिफिशरीज कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने 2 नंबर में, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा राजस्थान की समर्थ योजना का उद्देश्य क्या है, वही 5 नंबर में। यानी कि मेंस के प्रोस्पेक्टिव से या तो ये स्कीम का आपसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, ठीक है, या ये पूछेंगे व्हाट की स्कीम क्या है, ठीक है, या ये पूछ लेंगे अभी हमने देखा एक बेनिफिशियरी यानी पात्र कौन है इसके, ठीक है। तो 3 चीजें मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको अच्छे से ध्यान रखनी है किसी भी स्कीम में, कि भाई कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, स्कीम है क्या, स्कीम के बेनिफिशरीज कौन कौन से, ठीक है। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या ध्यान रखना है कि स्कीम में डेटा क्या है, स्कीम में स्पेशल बातें क्या दे रखी हैं या कोई स्पेशल टैगलाइंस वगैरह दे रखी हैं, ठीक है। और बजट की बातें, बजट में भी जो चीज़ें अनाउंस करते हैं वो भी ये पूछ लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी स्कीम को पढ़ रहे हैं तो आपको उसको पढ़ना किस मैनर में, किस तरीके से पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले कोई भी स्कीम आपने ली, ठीक है, तो स्कीम में क्या क्या होता है, देखो स्कीम में होता है कि भाई इस दिन से चालू की गई, या इस साल से लेके इस साल तक ही वैलिड है, या फिर ये मिनिस्ट्री चला रही है, या फिर सेंटर स्टेट का रेशियो इतना है, सेंटर इतना पैसा देगा, स्टेट इतना पैसा देगा, या फिर कुछ स्पेशल बातें होती है, कुछ टैगलाइंस होती है, ये चीज़ें होती हैं। तो आपको एक मैनर बना के पढ़ना है इसको। वो कैसे बनाएंगे आप, जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई जो भी स्कीम है वो किस डेट के लिए है या किस सेशन के लिए, ठीक है, जो भी स्कीम है किस डेट को लॉन्च हुई है या फिर किस सेशन के लिए लॉन्च हुई है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये। जैसे अगर हम कोई रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम पढ़ते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि रूरल मिनिस्ट्री के अंडर आएगी, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि उसमें कुछ स्पेशल टैगलाइन तो नहीं है, ठीक है, याद रखनी है आपको। जो मैं वो चीज़ें बता रही हूँ, जो चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद स्कीम 2 तरीके की होती है, एक तो होती है सेंटर सेक्टर स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर। एक
स्कीम होती है, कुछ मिक्स टाइप की भी होती है, जिसका कोई एक कंपोनेंट सेक्टर्ड होता है, कोई एक कंपोनेंट स्पॉन्सर्ड होता है। स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं जिसमें सेंटर जो होता है वो पार्शियली फंड करता है, ठीक है। पार्शियली फंड करना मतलब हो गया कि भाई कुछ पैसे देना, और सेंटर सेक्टर जो होती है वो फुली फंडेड बाय सेंटर होती है, ठीक है। ये वाली स्कीम्स जो होती हैं, ये वाली स्कीम्स मेनली जो है वो फुली फंडेड जो होती है, यानी कि इसमें 100% पैसा जो है वो सेंटर दे देगा, और ये वाली स्कीम वो होती है जिसमें से कुछ पैसा सेंटर देगा, कुछ स्टेट देगा, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्टेट करता है, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? सेंटर करता है। इसको तो करेगा स्टेट और इसको करेगा सेंटर। ये वाली जो सब्जेक्ट होता है इन स्कीम्स का, ये तो होता है स्टेट लिस्ट का, ये वाली का होता है यूनियन लिस्ट का। यानी कि दो तरीके की स्कीम हो गई हमारी, सेंटर स्पॉन्सर्ड और सेंटर सेक्टर्ड, केंद्र प्रायोजित और केंद्र प्रवर्तित, ठीक है। तो केंद्र प्रवर्तित कौन सी होती है? वो जो होती है वो फुली फंडेड होती है, सेंटर से पूरा का पूरा पैसा सेंटर देती है, जिसके अंदर वो किस सब्जेक्ट पर होती है? वो स्कीम हमेशा यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर होती है। 3 लिस्ट होती है ना, 7 शेड्यूल में दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये वाली किसके लिए होती है? संघ सूची पर जो भी विषय होते हैं उनमें से किसी एक विषय पर बनी हुई होती है। और सेंटर स्पॉन्सर्ड जो होती है, जिसमें पार्शियली फंड होता है सेंटर का और कुछ फंड होता है स्टेट का। ये फंड 60-40 का भी हो सकता है, 50-50 का भी हो सकता है, 90-10, 80-20 ऐसा हो सकता है। तो इसमें इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? ऐसी स्कीम्स को इसको इम्प्लीमेंट करता है स्टेट, और इसके अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो किस पे होते हैं? स्टेट लिस्ट पे होते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, अब हम आते हैं हमारी स्कीम्स पर। सबसे पहले तो सबसे पहले हम जो सर्वे पढ़ रहे हैं, सर्वे का हम चैप्टर 3 से शुरू करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है ग्रामीण विकास और पंचायती राज। ग्रामीण विकास और पंचायती राज का मतलब हो गया, देखो चैप्टर के 2 पार्ट हो गए, एक तो हो गया ग्रामीण विकास और एक हो गया पंचायती राज, ठीक है। तो ग्रामीण विकास में हम ये पढ़ेंगे कि भाई गांव का विकास कैसे कैसे कर रहे हैं, किस किस तरीके की स्कीम्स लाके हम गांव का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ क्या होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है? अगर हम हमारी जो सेंसस आया था नया 2011 का, जो भी अभी रिसेंट है वही है 2011 का, नया तो अभी हुआ नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग गांव की डेफिनेशन जो दी गई थी वो ये दी गई थी सॉरी, ऐसा गांव जिसकी पॉपुलेशन एक तो 5000 से कम हो, ठीक है, डेंसिटी 400 पर स्क्वायर किलोमीटर हो, पुरुष श्रमिक जनसंख्या 75% से अधिक हो, उसको क्या कहते हैं? गांव। तो गांव किसको कहते हैं? ऐसा जगह जहाँ की पॉपुलेशन 5000 से कम होनी चाहिए, पुरुष श्रमिक जनसंख्या 75% से अधिक कृषि में लगा हुआ होना चाहिए, एग्रीकल्चर करा हुआ होना चाहिए, और जो डेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए? 400, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई हमारी गांव की डेफिनेशन कि भाई गांव कहते किसे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रामीण विकास क्या होता है, कि भाई गांव का विकास कैसे करना है। तो गांव का विकास करने का मतलब होता है कि गांव के लोगों में, देखो विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट करना। तो डेवलपमेंट को अगर हम बेसिकली देखें ना, तो डेवलपमेंट ये होता है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो कोई भी आपको किसी चीज़ में भी डेवलपमेंट करना है अगर, तो डेवलपमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और कुछ चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। जैसे डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो डेवलपमेंट अगर हम गांव के बेसिस पे देखें तो देखो सड़कों, जो शहर है उसमें पक्की सड़कें होती हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। मगर गांव में ये सब नहीं होता, इसी वजह से तो उसे गांव कहते हैं। तो गांव में क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती? देखो एक तो उसके अंदर एक हेल्थ अच्छी नहीं होगी, ठीक है, एक उसके अंदर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा, एक उसके अंदर एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, एक उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कभी भी डेवलपमेंट में बात करनी है तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसको आप एक हीट कीवर्ड बना लो, हीट, ठीक है। हीट का मतलब हो गया कि भाई H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन, A फॉर एग्रीकल्चर एंड T फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जब भी आपको डेवलपमेंट की बात करनी है तो आप 4 तरीके से डेवलपमेंट करो कि एजुकेशन अच्छी कर दो, हेल्थ अच्छी कर दो, एग्रीकल्चर अच्छी कर दो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी कर दो।
तो आप एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, अब अगर हम मेंस में लिखने की लैंग्वेज में देखें तो हमको डेवलपमेंट कैसा करना है, हमको डेवलपमेंट करना है आर्थिक और सामाजिक, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक तो कैसे कि भाई सामने वाले के पास पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तभी वो गुणवत्ता युक्त चीज़ें खा पाएगा, पैसा होगा तभी वो अच्छे कपड़े पहन पाएगा, पैसा होगा तभी वो स्कूल में पढ़ पाएगा, है ना। और सोशल प्रगति का मतलब है कि भाई आपके अंदर है ना सुपरस्टिशंस नहीं होने चाहिए, अंधविश्वास नहीं होने चाहिए आपके अंदर, सोशली आप बैकवर्ड नहीं होने चाहिए, वो आप आगे होने चाहिए। ठीक है, तो गांव में यही दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको डेवलपमेंट करना है, किस किस में, सोशल और इकोनॉमिक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये है कि डेफिनेशन देखो, ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है कि गांव में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति में सुधार लेके आना। किस किस में, एक तो उनके जीवन में गुणवत्ता होनी चाहिए और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और ग्रामीण विकास, अब देखो इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना लेते हैं। शॉर्ट ये ऐसे बनेगा कि आपको देखो ये देखना है, एक तो हम बात करते हैं किसकी, रूरल डेवलपमेंट की। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट करने के लिए रूरल एरिया क्या था, हमने ये पढ़ा था कि रूरल एरिया किसे कहते हैं भाई, जिसकी आबादी 5000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, पुरुष जनसंख्या जो है वो 75% से ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम करने वाली होनी चाहिए, ये कंडीशंस पड़ी थी। और उसकी जो डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, वो 400 होना चाहिए, उसे ही गाँव कहते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई गाँव में आपको डेवलपमेंट कैसा करना है, तो कैसा डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक और सोशल। कैसा डेवलपमेंट करना है आपको, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना है गांव में। ठीक है, डेवलपमेंट करोगे कैसे, डेवलपमेंट करोगे आप किससे, हीट से, HEA और T, यानी कि हेल्थ अच्छी करोगे, एजुकेशन अच्छी करोगे, एग्रीकल्चर अच्छा करोगे, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी करोगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा भाई इन सब को करने से होगा क्या, इन सब को करने से जीवन में गुणवत्ता आएगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आप करोगे तो क्या होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और सोशल डेवलपमेंट आप करोगे तो क्या होगा, जीवन में गुणवत्ता आ जाएगी। तो आपको इसको रिलेट कर लेना है, दो पेजों को। क्या बनाया मैंने कि भाई रूरल डेवलपमेंट कैसे होता है, इकोनॉमिक और सोशल होता है। इकोनॉमिक और सोशल होने के बाद देखो रूरल डेवलपमेंट कैसे होता है, इकोनॉमिक और सोशल होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे तो आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, सोशल डेवलपमेंट करोगे तो जीवन की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। अब उसके बाद कैसा डेवलपमेंट करोगे, हेल्थ, एच से हेल्थ करोगे, हेल्थ अच्छी करोगे। उसके बाद ई से क्या करोगे, एजुकेशन अच्छा करोगे। ए से क्या करोगे, एग्रीकल्चर अच्छा करोगे। और टी से क्या करोगे, ट्रांसपोर्टेशन। अब ये करेंगे कैसे, देखो हेल्थ अच्छी करने के लिए जैसे अपन ने स्कीम चला रखी है, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना या आयुष्मान आरोग्य योजना चला रखी है। ठीक है, ई से एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए क्या क्या करेंगे, तो आपने सुना होगा जैसे कि विवेकानंद स्कूल हो गए, कस्तूरबा गांधी स्कूल हो गए, इस तरीके के। एग्रीकल्चर में देखो तो आपने देखा होगा PM कृषि सिंचाई योजना हो गई, अटल भूजल योजना हो गई, ये कृषि से संबंधित ही है। ट्रांसपोर्ट के लिए आपने देखा कि भाई सड़कें जो है वो अभी रिसेंट का डेटा ये है कि 1,91,000 समथिंग किलोमीटर की सड़क बन चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आपको डेवलपमेंट करना है। अब अगर अपन ये देखें तो भाई डेवलपमेंट करने के लिए कोई ना कोई एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो उस मिनिस्ट्री का नाम है, उस मिनिस्ट्री का नाम है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1999। ठीक है, तो आप क्या याद करना है, देखो ग्रामीण विकास और पंचायती राज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण की डेफिनेशन पढ़ ली थी कि गांव किसे कहते हैं, गांव का विकास कैसे करेंगे, इकोनॉमिक और सोशल क्या करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, सोशल डेवलपमेंट करने से जीवन में गुणवत्ता आ जाएगी, कैसे करेंगे, हीट से करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसके लिए हमने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम क्या है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। कब बनाइए, 1 अप्रैल 1999 को। तो ये आपको याद रहना चाहिए, अभी तक ये याद रहना है आपको कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये है कि भाई
गाँव का विकास करने के लिए आपने विभाग तो बना दिया, अब विभाग बनाने के बाद आपको कुछ स्कीम्स भी चलानी पड़ेगी जो इस विभाग के अंडर चलेंगी। तो स्कीम्स बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने बनाई है, तो राजीविका की स्थापना करी है इन्होंने। राजीविका का पूरा नाम है राजस्थान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ठीक है। तो राजीविका की जो स्थापना की गई है, देखो राजीविका बनाई है इन्होंने सबसे पहले। तो राजीविका की स्थापना जो है वो कैसे की गई है, एक ऑटोनॉमस काउंसिल है ये। ऑटोनॉमस काउंसिल का मतलब होता है कि ऐसा परिषद जिसके नियम अपने खुद के होते हैं। जैसे कि जयपुर में सुबोध कॉलेज है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से तो एफिलेटेड है, लेकिन इनके नियम कानून ये खुद बनाते हैं कि पेपर कैसे कराना है, कौन सा पेपर लेना है, खुद ही पेपर सेट करते हैं, सब कुछ इनका होता है। तो सिमिलरली ऐसे ही राजीविका जो है वो राजस्थान सरकार के अंडर तो काम करती है, लेकिन खुद के नियम कानून ये खुद बनाती है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 में, ठीक है। किसके तहत हुई थी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1958 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है सीएम, ठीक है। और उपाध्यक्ष जो होता है वो होता है ग्रामीण विकास मंत्री, ठीक है। तो गांव का विकास करने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया था, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग 1 अप्रैल 1999 को। उसके बाद इन्होंने राजीविका की स्थापना करी, जो कि क्या है, स्वायत्त परिषद है, यानी कि नियम खुद बनाती है। कब स्थापित हुई, अक्टूबर 2010 में स्थापित हुई थी, ठीक है। सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1958 के तहत ये स्थापित हुई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं सीएम और उपाध्यक्ष होते हैं ग्रामीण विकास मंत्री। अब देखो ये काम कैसे करती है, ये काम करती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से। जैसे कि महिलाएं होती हैं वो अचार पापड़ बनाने का काम करती हैं कुछ महिलाएं, तो अगर एक महिला अपने घर पे कर रही है तो खुद की आवश्यकता के लिए कर रही है, लेकिन अगर वही 10-12 महिलाएं इकट्ठी मिल जाती हैं तो वो क्या कर सकती हैं, वो खुद के लिए आजीविका के साधन भी पैदा कर सकती हैं। तो वही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहलाते हैं, उनके माध्यम से राजीविका लोगों को आजीविका देती है। ये बताती है कि भाई ये काम करो, उनमें ऋण प्रोवाइड कराना, असिस्टेंस देना, टेक्निकल असिस्टेंस देना, ये सब का काम राजीविका करती है। अब सर्वे के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम देखते हैं। तो सर्वे में आजीविका से जुड़ी हुई 2 स्कीम्स लिखी हुई है। एक तो देखो ये रहा राजीविका। राजीविका की स्थापना अभी हमने देखी अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई, ठीक है। इसका ये एक स्वायत्त परिषद के रूप में स्थापित की गई थी, ठीक है। इसके अंदर 2 स्कीम्स आती है मेन। एक तो आती है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। दूसरी आती है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना, जिसे कहते हैं NRETP, ठीक है। ये चल रही है राजस्थान के 9 जिलों के 36 ब्लॉक में। अगर थोड़ा बहुत आप इसको देखो तो इस वाली स्कीम में सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है वो 60-40 का है, ठीक है। और ये वाली जो स्कीम है NRETP, ये चल रही है वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, ठीक है। इसको याद ऐसे कर लेना कि भाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, तो ये तो कुछ नॉर्मल सा लग रहा है ऐसे ही, तो इसमें तो सेंटर स्टेट की भागीदारी रहेगी 60-40 की। लेकिन ये है आर्थिक परिवर्तन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो भी इकोनॉमिक, यानी कि उसके लिए पैसा भी उसी लेवल का चाहिए। तो इतना सारा पैसा कौन देगा, विश्व की सबसे बड़ी जो आर्थिक संस्थान है वो कौन है, वर्ल्ड बैंक, वहाँ से इसका पैसा आता है। कहाँ कहाँ चल रही है ये, 9 जिलों के 36 ब्लॉक में, ठीक है। देखो ये लिख रहा है केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% अंशदान देती है, किसके अंदर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंदर, ठीक है। और संस्थागत गतिविधियां करते रहिए, जैसे कि संस्था का निर्माण करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता संवर्धन करना, वित्तीय समावेशन और आजीविका विकास। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, देखो सबसे पहले तो अगर हम आजीविका ले रहे हैं, ठीक है, तो आजीविका का मतलब क्या होता है, पैसे से होता है, ठीक है। पैसा आएगा, अगर किसी इंसान के पास पैसा आएगा तभी उसका जीवन स्तर अच्छा होगा, जीवन की गुणवत्ता अच्छी होगी। सारी बातों की एक कहानी है कि पैसा होना चाहिए, तभी रूरल डेवलपमेंट होगा, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तभी सोशल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब पैसा आपने दे दिया, तो आजकल ना गवर्नमेंट इस स्कीम पे चल रही है कि भाई पैसा ना आप डायरेक्ट बैंक में दो। बैंक में देने से क्या होगा कि लोगों के खाते खुलेंगे, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। तो 2 चीज़ें हो जाएंगी पैसा देने से, क्या, एक तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, यानी कि क्षमता संवर्धन होगा, क्योंकि जब पैसा आएगा तो इंसान कुछ नया भी कर सकता है। जैसे किसी के पास छोटी कार है तो बड़ी कार खरीद लेगा, तो कैपेसिटी तो बिल्ड हुई एक तरीके से। दूसरा क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, वित्तीय समावेशन, ठीक है।
तो आजीविका से पैसा आएगा, आजीविका के लिए पैसा चाहिए, और पैसा आने के बाद कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्षमता संवर्धन और वित्तीय समावेशन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो आजीविका के अंदर लगभग 46 लाख गरीब परिवारों का संगठन है, जिसमें 3.9 लाख स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं। मैंने भी बताया था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से आजीविका काम करती है। इसका लक्ष्य क्या है कि गरीबी का उन्मूलन करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। तो अब आजीविका को ना आप ऐसे बांट लो कि भाई ये आजीविका है। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि ये कब बनी, कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, काम कैसे करती है, ठीक है। दूसरा आप इसके अंदर ये बांट लो कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रामीण विकास करना, गरीबी का उन्मूलन करना। दो ऑब्जेक्टिव हो गए इसमें, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, ठीक है ना। और इससे लाभ क्या होगा, इससे लाभ होगा एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता संवर्धन और वित्तीय समावेशन, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ऐसे याद करनी है। अब देखते हैं आगे, इसका मैं आपको एक रोड मैप बता देती हूँ कि भाई कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे ऐसे हम कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज है, ठीक है। इसके लिए हम देखेंगे कि भाई कुछ तो स्कीम्स ऐसी होंगी जो आपकी आजीविका से रिलेटेड है, जो अभी मैंने आपको पढ़ा भी दी है। दो तो NRLM पढ़ा दी, NRETP पढ़ा दी, जो आजीविका के अंडर चल रही है। एक होती है मनरेगा, ठीक है। कुछ ऐसी स्कीम्स होंगी जो आपके आवास से रिलेटेड होंगी, जैसे कि PM आवास हो गया, PM जनमन हो गया, ठीक है। कुछ ऐसी स्कीम्स होंगी जो क्षेत्रीय विकास से रिलेटेड होंगी, जैसे कि मेवात क्षेत्र कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया प्रोग्राम हो गया, डांग क्षेत्र कार्यक्रम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आजीविका परियोजनाओं में 3 है ये। इन सब का उद्देश्य वही है, गरीबी में कमी करना, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना, रोजगार स्वरोजगार और क्षेत्रीय विकास में संतुलन। अब अपन तो अभी प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स में आपको इतना अंदर नहीं जाना, आपको केवल डेटा फैक्ट्स पर ही रहना है। तो अभी तक हमने आजीविका पढ़ ली। अब हम आजीविका की 2 स्कीम्स पढ़ चुके हैं आजीविका के अंडर, एक तो NRLM, एक NRETP। अब हम पढ़ते हैं मनरेगा। तो मनरेगा जो है, इस स्कीम की शुरुआत हुई थी PV नरसिम्हा राव के समय। इस स्कीम को लाया गया था, प्रस्ताव को लाया गया था, सॉरी, लेकिन उस वक्त ये आ नहीं पाई थी। तो बाद में जब UPA की सरकार आई मनमोहन सिंह के समय, तो उस समय इसको लाया गया नरेगा के नाम से, और अब इसको मनरेगा कहा जाता है क्योंकि इसका नाम अपडेट कर दिया, महात्मा गांधी कर दिया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया। तो सबसे पहले तो ये स्कीम आई थी 2005 में, फिर 2006 में ये लागू हुई थी, फिर 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ये तो आई थी, ये लागू हुई थी, और फिर इसका नाम चेंज क्या कर दिया गया था, MG नरेगा कर दिया गया था, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा इस स्कीम का, इसमें होता क्या है पहले मैं बता देती हूँ आपको। मनरेगा क्या है, मनरेगा ये है कि भाई जो गांव में जो लोग रहते हैं जिनके पास आजीविका नहीं है, उनको सरकार के द्वारा 100 दिन का गारंटी के तौर पर रोजगार, कैसा, अकुशल रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि आप 100 दिन के लिए कहीं पे काम कर सकते हो, काम आपसे अकुशल करवाया जाएगा, यानी कि कोई भी ऐसा कुछ खास काम नहीं, जैसे कि गड्ढे खोदना वगैरह, इस टाइप का अकुशल श्रम करवाया जाएगा, और उसके लिए सरकार आपको 100 दिन की मजदूरी देगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ग्रामीणों को रोजगार मिल जाएगा और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, यानी समावेशी विकास, सब तरीके से चहुमुखी विकास होगा, ठीक है। अब देखो 2005 में तो ये स्कीम आई थी, 2006 में ये लागू हुई है, और 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया मनरेगा। अब इस स्कीम के अंदर है क्या क्या, इस स्कीम के अंदर मैंने आपको बताया कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा, ठीक है। अब अंदर इसमें ये है कि भाई आपने सबसे पहले तो क्या करना है, मनरेगा में जॉब लेने के लिए आपको वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये फोटो युक्त जॉब कार्ड दे देंगे, एक जॉब कार्ड देंगे जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई होगी, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन भी हो गया, अब क्या करना है, अब वो 15 दिन के अंदर अंदर ये आपको जॉब दे देंगे। बाई चांस ये आपको जॉब नहीं देते हैं, यानी कि आपको काम पे नहीं बुलाते हैं, तो क्या होगा, तो ये आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, ठीक है। अब ठीक है भाई, जॉब भी मिल गई। अब मान लो वो जॉब जो है वो आप जहाँ रहते हो उसके 5 किलोमीटर से भी दूर मिल रही है, तो क्या होगा, ये आपको 10% एक्स्ट्रा मजदूरी दे देंगे, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये है कि भाई जब मनरेगा के तहत जॉब वितरित की जाएगी, तो सरकार का ये उद्देश्य है कि टोटल जितने भी रोजगार आप दे रहे हो उसमें 1/3 महिलाओं का होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसकी जो पात्रता है उसमें जरूरी कंडीशन क्या है कि 1/3 महिला होगी।
अब बात आती है भाई पैसे, आपने रोजगार तो दे दिया, सैलरी कौन देगा? तो सैलरी के लिए बात यह है कि भाई सेंटर और स्टेट दोनों मिला के ये योजना चला रहे हैं। 90% पैसा केंद्र सरकार देगी और 10% पैसा कौन देगा? राज्य सरकार देगी, ठीक है। और जो 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही है उसमें से 60% पैसा तो मजदूरी का होगा और 40% पैसा किसका होगा? सामग्री का होगा, ठीक है। इसके बाद भाई हम इसके अंदर बेनिफिशरीज में अपन ने ये तो देख लिया कि 1/3 महिला होंगी। काम किससे कराएंगे? तो अपन ने पढ़ा है ये कि भाई बाल मजदूरी तो करा नहीं सकते, तो काम करने के लिए एडल्ट ही चाहिए, तो एडल्ट लोगों से ये काम करवाया जाएगा, यानी वयस्क से करवाया जाएगा। तो काम कौन करेगा? वयस्क करेगा। और इसके अंदर क्या होना चाहिए? 1/3 क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। 15 डे में क्या दे देंगे? ये जॉब कार्ड दे देंगे फोटो युक्त, है ना। 15 दिन में नहीं दिया अगर रोजगार तो क्या देना पड़ेगा? भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है। 5 किलोमीटर से ज़्यादा है दूरी तो 10% एक्स्ट्रा मजदूरी देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ये होती हैं कि भाई है ना, जैसे कि काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए कुछ आपने उसमें डीपीएसपी में भी पढ़ा होगा कि काम करने के लिए ना कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनका होना जरूरी है काम करने के लिए। जैसे कि आपने डीपीएसपी में पढ़ा होगा ना कि कार्य की दशाएं उचित होनी चाहिए, है ना। तो कार्य की दशाओं में क्या क्या आता है? देखो, जब कोई काम करता है तो उसे पीने का पानी भी चाहिए, छाया में काम करवाओ। अब इसमें अपन ने देखा महिलाएं काम कर रही है तो महिलाओं के बच्चे भी होते हैं, तो शिशु पालना गृह होना चाहिए। इस तरीके की कंडीशंस इसके अंदर बनाई गई हैं, ठीक है। अच्छा, काम आपने सब कुछ कर लिया, अब काम करवाना क्या है ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी ग्राम सभा। ग्राम सभा ये भी डिसाइड करेगी काम क्या करवाना है। साल भर का काम का रिकॉर्ड भी बनाएगी कि ये काम हम करवाएंगे। प्रगति भी चेक करेगी कि भाई अप टू टाइम हो रहा है नहीं हो रहा। उसके बाद उसकी गुणवत्ता भी चेक करेगी कि भाई अच्छा काम हो रहा है क्या या केवल टाइम पास कर रहे हैं लोग, ठीक है। और इस तरीके से ग्राम सभा और एक सोशल ऑडिटिंग भी करेगी ग्राम सभा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं भाई इसमें है क्या क्या। तो सबसे पहले स्कीम का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये नाम कब चेंज किया गया था? 2009 में। इससे पहले स्कीम कब चालू हुई थी? 2005 में। और लागू कब हो गई थी? 2006 में, ठीक है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को रोजगार देना, हाँ, और समावेशी विकास करना, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है? इसकी विशेषताएं देखो। सभी स्थानीय निवासी पंजीकरण के लिए पात्र है, वयस्क, ठीक है। 15 दिन में फोटो युक्त जॉब कार्ड मिल जाएगा। गारंटी 15 दिन के भीतर मिलेगा रोजगार। बेरोजगारी भत्ता अगर रोजगार नहीं मिलता है तो कार्य गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर और अधिक दूरी पर है तो 10% एक्स्ट्रा मजदूरी मिल जाएगी। कार्यस्थल पर क्या क्या सुविधा? पानी की, छाया की, फर्स्ट एड की, और एक चीज और है शिशु पालना, ठीक है। उसके बाद ग्राम सभा क्या क्या करती है? कार्य का चयन करती है, वार्षिक योजना बनाती है, और 2 काम और करती है, गुणवत्ता चेक करती है, सोशल ऑडिटिंग करती है, ठीक है। क्या क्या करती है? गुणवत्ता चेक करती है और सोशल ऑडिटिंग, सामाजिक अंकेक्षण, ठीक है। उसके बाद सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के द्वारा आ गया, ठीक है। मजदूरी का भुगतान केवल बैंक और डाकघर से। मैंने अभी बताया कि सरकार जो भी स्कीम चलाती है, आजकल सरकार का ये डीबीटी करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या फिर बैंक में या डाकघर में ट्रांसफर करना। उससे क्या होगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा ना, तो बैंक और डाकघर में ट्रांसफर होगा। और जन अभाव अभियोग निराकरण प्रणाली है इसमें, ठीक है। तो मनरेगा कंप्लीट होता है यहाँ पे। मनरेगा में क्या क्या था कि स्कीम 2005 में आई थी, 2006 में ये लागू हुई थी, 2009 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? एमजी नरेगा कर दिया गया था, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है भाई? 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है। 100 दिन के रोजगार में कुछ फैसिलिटीज़ हैं कि आपने पहले रजिस्टर, कौन करेगा ये रोजगार? वयस्क करेगा। आपने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके 15 दिन में आपको फोटो युक्त जॉब कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर आपको जॉब मिलेगी, नहीं मिलती है तो क्या होगा? आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 10%, अगर आप 5 किलोमीटर से दूर में रोजगार मिल रहा है आपको तो 10% आपको भत्ता मिल जाएगा, ठीक है। 4 कंडीशंस होती हैं, क्या क्या? छाया, पानी, फर्स्ट एड, और छाया की सुविधा होगी वहाँ पे, पानी मिलना चाहिए, फर्स्ट एड मिलेगा, और महिला के लिए बाल शिशु पालना गृह होगा, ठीक है। महिलाएं 1/3 काम करनी चाहिए। सोशल ऑडिटिंग कौन कौन करेगा? सॉरी, ग्राम सभा क्या क्या करेगी? काम का चयन करेगी, वार्षिक योजना, गुणवत्ता और सोशल ऑडिटिंग, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें और हैं जो ऐड होनी चाहिए, वो ये हैं, जैसे कि यहाँ देखते हैं अपन, जैसे कि भाई अब बजट में क्या किया है,
तो बजट 2023 में यानी पिछले साल के बजट में इस रोजगार को 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 125, कि जो सामान्य व्यक्ति है उसको अब 100 की जगह कितने का रोजगार मिलेगा, 125 का रोजगार मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये कर दी गई थी कि भाई 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार मिलेगा। किसको मिलेगा, कुछ स्पेशल ट्राइब्स हैं, एक तो 12 जिले में सहरिया और खेरुआ, ठीक है, उदयपुर में कथौड़ी और विशेष योग्यजन श्रमिक। ठीक है। तो ये बजट में अनाउंस किया गया था कि 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या अनाउंस की गई थी कि भाई 200 दिन का रोजगार मिलेगा किनको, 100 की जगह 12 की सहरिया और खेरुआ जनजाति को, उदयपुर की कथौड़ी और विशेष योग्यजन श्रमिकों को। आगे चलते हैं। आगे आता है मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर में क्या है कि देखो, अमृत सरोवर से आपको पता चल रहा है यानी कि बात किसकी की जा रही है, पानी की बात की जा रही है। ठीक है। सरोवर यानी तालाब। तो क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान जो है वो पानी की कमी से ग्रस्त स्टेट है, यानी कि जो हमारा वेस्ट साइड है वहाँ पे तो पानी बहुत ही कम है, इसीलिए IGNP वगैरह ये चीज़ें लाई गई हैं। तो इसके लिए सरकार ने बोला कि भाई तालाब बना लो। जब देखो पानी के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते ना, तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, और आर्टिफिशियल रिसोर्स का एक एग्जाम्पल है तालाब। तो तालाब बनाने के लिए सरकार ने बोला कि प्रत्येक जिले में कम से कम 75, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर होने चाहिए और टोटल 2475 अमृत सरोवर होने चाहिए। अब सरोवर तो हो गए, तो सरोवर के लिए कुछ कंडीशंस, तो भाई कंडीशंस ये हैं कि सरोवर जो है वो आपका 1 एकड़ के एरिया में बनाओ और 10,000 क्यूबिक मीटर की उसकी कैपेसिटी हो। तो आपको इसके अंदर 4 चीज़ें याद रखनी है कि एक तो टोटल कितने अमृत सरोवर हैं, 75। ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 2475। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसकी कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है कि भाई 1 एकड़ में होना चाहिए और 10,000 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का होना चाहिए। तो ये क्या है हमारा मिशन अमृत सरोवर। आगे चलते हैं। आगे है हमारी प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय, इससे पहले ये वाली स्कीम पढ़ते हैं, आवास, ये वाली PM आवास योजना। PM आवास योजना क्या है, PM आवास योजना ये है कि भाई जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी, नरेंद्र मोदी के द्वारा, कि घर प्रोवाइड करवाए जाएंगे या घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। तो उसमें ये स्कीम चलाई गई थी 20 नवंबर 2016 को। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में घर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसके लिए इन्होंने, घर बनाने के लिए इन्होंने बोला कि भाई हम आपको 1,20,000 रुपये देंगे, आप अपना घर बना लो। ठीक है। उसी वक्त स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम आपको साथ में 12,000 रुपये और दे देंगे, आप घर में शौचालय भी बना लो। फिर तीसरी बात उन्होंने बोली कि भाई हम मनरेगा तो चला ही रहे हैं, तो आप अगर अपना घर और शौचालय खुद ही बना सकते हो तो हम आपको 90 दिन का मनरेगा के तहत रोजगार भी दे देंगे। तो 3 चीज़ें देने की बात की थी। क्या क्या, एक तो 1,20,000 रुपये तो घर बनाने के लिए, 12,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए, और 90 दिन का रोजगार, यानी 90 दिन मानव दिवस तक 90 दिन का क्या देंगे, मजदूरी, दैनिक मजदूरी, यानी वही मनरेगा। ठीक है। तो अब इसके लिए बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे, भाई घर तो अब हम भी बना सकते हैं, हम भी पैसे ले लेंगे सरकार से, कौन मना करेगा 1,20,000 लेने के लिए। लेकिन सरकार ने बोला कि नहीं, इसमें कुछ बेनिफिशरीज होंगे जो हम बताएंगे कौन होंगे। तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो भी उनको बेनिफिशरीज लगे उनको उन्होंने ये सुविधाएं दी है, जिसमें आप घर बना सकते हो, शौचालय बना सकते हो और मनरेगा की मजदूरी ले सकते हो। ठीक है। तो आप इसको याद कैसे करोगे, आप याद इसको ऐसे कर लेना कि स्कीम कब की, PM आवास स्कीम कब की है, ये स्कीम है 20 नवंबर 2016। ठीक है। इसके अंदर क्या देंगे, 1,20,000 रुपये देंगे घर के लिए, 12,000 रुपये देंगे शौचालय के लिए, और 90 दिन का क्या देंगे, मनरेगा के तहत रोजगार देंगे। किसको देंगे, जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग पात्र है। ये 3 चीज़ें इसके अंदर आपको याद रखनी है।
अब हम बात करते हैं पीएम जनमन की। ये भी स्कीम सिमिलर वैसे ही है, बस ये है कि ये ट्राइब्स के लिए है स्पेशली। तो आप इसको सोशलॉजी में पढ़ोगे भी मेंस में कि ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम्स चलाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सोशलॉजी में 5 नंबर में। तो आप ये स्कीम याद कर लेना, ये आपके वहाँ पे भी काम आएगी। तो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन। इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, जनमन, जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि देखो जो पीवीटीजी ग्रुप होते हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, ऐसे राजस्थान में 75 ग्रुप है। ठीक है, तो वो 75 जो ग्रुप है, 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। इसके अंदर क्या क्या है, अभी पहले अपन वो देखते हैं जो अपन कनेक्ट कर सकते हैं। तो आवास के लिए 2 लाख रुपए, वहाँ पे कितने मिले थे, 1,20,000, अभी कितने मिल रहे हैं, 2 लाख। ठीक है, शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए, और श्रमिक मजदूरी अकुशल श्रमिक के तहत वही 22,950 की मजदूरी, यानी कि वही 90 दिन का रोजगार। ठीक है, तो वही 3 चीजें हैं, 2 लाख रुपए तो घर बनाने के लिए, 90 दिन का मजदूरी हो गई, और 12,000 रुपए किसके लिए, शौचालय के लिए। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर पात्र कौन कौन है, तो इसके अंदर पात्र अभी देखा था हमने कि पीवीटीजी ग्रुप के लोग कौन है, 75 है। ठीक है, और वैसे 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में आवासहीन पीवीटीजी परिवारों को दिया गया है। ठीक है, किसको, 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में आवासहीन पीवीटीजी ग्रुप्स को। तो आप इसको याद ऐसे कर लो कि ये हो गया पीएम जनमन। ठीक है, इसमें आपको आवास के लिए कितने पैसे मिलेंगे, 2 लाख रुपए। शौचालय के लिए कितने पैसे मिलेंगे, 12,000 रुपए। ठीक है, और 90 दिन का क्या मिलेगी, मजदूरी। ठीक है ना। अब इसको और एक्स्ट्रा क्या चीज़ थी इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ ये थी कि किसको मिलेंगे, ये पीवीटीजी ग्रुप को। कितने हैं, 75, और दूसरा 12 जिले में शहरिया ट्राइब, और कितनी पंचायत, 8 पंचायत। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं इसके अंदर, और कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं इसके अंदर, और कुछ थोड़ी था, यही था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये दोनों स्कीम सिमिलर सी है, पीएम आवास और पीएम जनमन। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि व्यय की राशि 60-40 में बटेगी, यानी कि आप इसको ये कर सकते हो कि ये कह रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो पीएम आवास योजना है इसमें जो पैसा है वो 60:40 में मिलेगा। ठीक है, तो आवास से रिलेटेड 2 स्कीम्स थी, कौन कौन सी, पीएम आवास और पीएम जनमन। अब बात करते हैं कि भाई रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन कौन सी है, या अवसंरचना विकास से संबंधित स्कीम्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो अवसंरचना विकास से संबंधित स्कीम्स जो है ये है सबसे पहले विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। देखो 2 स्कीम्स होती है, एक तो होती है एमपी लेड, एक होती है एमएलए लेड। ठीक है, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तो हो गई एमएलए लेड, और एक होती है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी कि एमपी लेड। दोनों में क्या होता है, देखो विधायक तो होता है राजस्थान में, और एमपी कहाँ पे होता है, राजस्थान के बाहर। यानी राजस्थान से आपको पता है राज्यसभा में 10 एमपी भेजे जाते हैं, लोकसभा में 25 भेजे जाते हैं। ठीक है, और राजस्थान में विधायक कितने हैं, 200 विधायक हैं। ठीक है, तो अब जो है कि स्कीम में क्या है कि भाई जैसे एमपी लेड है, मान लो एमपी लेड की बात करते हैं, या पहले अपन इसी की बात कर लेते हैं विधायक स्थानीय क्षेत्र की। तो विधायक हमारे यहाँ है, तो विधायकों को सरकार के द्वारा 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हर विधायक को। उनसे कहा जाएगा कि भाई तुम अपने क्षेत्र की या कहीं आसपास की जो भी तुम्हारी
अवसंरचना से संबंधित जरूरतें हैं उनको पूरी करो, यानी कि कहीं सड़क टूटी हुई है तो उन 5 करोड़ से आप बनवा सकते हो, कहीं स्कूल में कोई टॉयलेट नहीं है या स्कूल में पंखे नहीं चल रहे हैं, ऐसा कुछ डेवलपमेंट है तो आप उस पैसे से कर सकते हो। तो इस योजना में क्या होगा, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें जन उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाएगा। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में ये लागू है। आवंटन 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कुल आवंटित राशि का 20% आपको कहाँ खर्च करना है, SC और ST के विकास पर। ठीक है, और 20% आपको कहाँ खर्च करना है, सार्वजनिक उपयोग के कार्य जैसे कि नवीनीकरण और मरम्मत में। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। अब एक बार और ये और देख लो इसमें काम क्या करना है, पेयजल का, संपर्क सड़कें बनाने का, जल निकासी प्रणाली, सीवरेज कार्य, भवन निर्माण, पारंपरिक जल स्रोत, इस टाइप के काम करने हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसको शॉर्ट में अगर हम बनाने की कोशिश करें तो वो ये होगा, देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, ये MLA लैंड। MLA लैंड, ठीक है, इसमें क्या होता है, 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, किसके लिए दिए जाएंगे, स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पेयजल, शिक्षा वगैरह, ये सब वही बातें हैं जो आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, काम की बात ये 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 20% पैसा तो आपको कहाँ खर्च करना है, SC ST के डेवलपमेंट पे। 20% पैसा आपको कहाँ खर्च करना है, सार्वजनिक उपयोग। सार्वजनिक उपयोग का मतलब होता है या तो कुछ नया बनाना या मरम्मत करना, यानी कि नवीनीकरण और मरम्मत। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या था कि बस ये 3 चीज़ें थी इसके अंदर कि 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए देने के बाद क्या होगा, 20% आपको उसको SC ST के एरिया में खर्च करना है, 20% सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्र में, यानी कि या तो कुछ नया बना दो या बने हुए को ठीक करा दो। ठीक है, तो ये आपकी स्कीम थी MLA लैंड। अगर हम MP लैंड की बात करें, यही बात कर लेते हैं फिर उसमें पढ़ते हैं। तो MP लैंड में क्या होता है, MP लैंड में ये होता है कि MP, अभी मैंने बताया कि भाई राज्यसभा में कितने MP भेजे जाते हैं, 10, और लोकसभा में कितने भेजे जाते हैं, 25 भेजे जाते हैं। तो MP लैंड में ये है कि वही हर MP को 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने पैसे दिए जाएंगे, 5 करोड़ रुपए, और वो उनको कहाँ खर्च करेगा, रीजनल रिक्वायरमेंट्स भी खर्च करेगा, जो भी वहाँ के क्षेत्र की जरूरत है उनके ऊपर उस पैसे को वो खर्च करेगा। अब इनको भी सबको 5-5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि भाई आप वही अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग उस पैसे को खर्च करो। पर अब इसमें कंडीशन ये है कि 3 तरीके के होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और कुछ मनोनीत भी तो होते हैं, नॉमिनेटेड। तो इसमें कंडीशन ये है कि भाई राज्यसभा वाला सांसद, लोकसभा वाला और मनोनीत वाला। लोकसभा वाला सांसद तो अपने क्षेत्र में करेगा, निर्वाचित क्षेत्र में, उस पैसे को खर्च। राज्यसभा वाला कहाँ करेगा, स्टेट में करेगा, और मनोनीत पूरे देश में कहीं पे भी कर सकता है। ठीक है, पैसा इनको कोई 5 करोड़ रुपए मिलेगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा प्रोविजन है कि भाई 5 करोड़ रुपए में 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएगा। कब, जब गंभीर आपदा होगी। ठीक है, तो MP लैंड में क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा और मनोनीत 3 तरीके के सांसद होते हैं, सबको 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे। राज्यसभा वाला सांसद अपने स्टेट में कहीं पे भी खर्च कर सकता है, लोकसभा वाला सांसद केवल अपने निर्वाचित क्षेत्र में खर्च करेगा, और मनोनीत वाला सांसद जो है वो पूरे देश में कहीं पे भी खर्च कर सकता है। और साथ में ये बोला गया है कि भाई 1 करोड़ रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे कि आप गंभीर प्राकृतिक आपदा की कंडीशन में उसको खर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा MP लैंड और MLA लैंड। अब इसको देख लो, ये रहा MP लैंड, इसमें बोला देखो 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद है। ठीक है, अनुशंसा राशि वही 5 करोड़ रुपए है। राज्यसभा सदस्य किसी भी जिले में कार्य की अनुशंसा कर सकते हैं। ठीक है, और आपदा प्रावधान में क्या दे रखा है, देखो गंभीर प्राकृतिक आपदा में सांसदों को 1 करोड़ रुपए तक की स्थायी संपत्ति निर्माण करने की अनुमति है। मुख्य उद्देश्य क्या है, आधारभूत सुविधा, जन उपयोगी परिसंपत्ति का सृजन करना और दीर्घकालीन उपयोग के लिए स्थायी परिसंपत्तियों पर ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद देखो कार्य निष्पादन, ये चयनित क्षेत्र में
परिवर्तन सांसद की सहमति से, और ये सब चीज़ें इतनी काम की हैं नहीं। तो आपको मेन यही ध्यान रखना है। देखो MP लेड और MLA लेड में मैंने आपको जैसा बताया कि दोनों में 5-5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। MLA राजस्थान का होता है, MP राजस्थान के बाहर केंद्र में जाके बैठते हैं, तो दोनों में 5-5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसमें 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है गंभीर आपदा में। ये 20% SC ST पे खर्च करेगा, 20% ये सार्वजनिक उपयोग पर खर्च करेगा। इसमें ये चीज़ मैंने नहीं लिखी। SC में तो खर्च करेगा ये 15% पैसा, और ST में ये खर्च करेगा 7.5। ठीक है, 15% पैसा तो SC कैटेगरी के लिए और 7.5% ST कैटेगरी के लिए। ठीक है, और राज्यसभा वाला पूरे स्टेट में कहीं पे भी, लोकसभा वाला कहाँ पे, अपने निर्वाचित क्षेत्र में, और ये वाला कहाँ पे, मनोनीत वाला पूरे देश में कहीं पे भी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो ये तो 2 स्कीम्स थी जो थी किससे रिलेटेड, ये थी अवसंरचना से रिलेटेड, जो अभी हमने पढ़ी MP लेड और MLA लेड। इससे पहले हमने पढ़ी थी आवास से रिलेटेड PM आवास और PM जनमन, और इससे पहले हमने पढ़ी थी आजीविका से रिलेटेड राजीविका, जिसमें NRLM और NRATP था। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई कोई रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स है। तो सबसे पहले आती है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो मेवात क्षेत्र, मेव किसे कहते हैं, मेव एक जनजाति है जो कहाँ रहती है, ये रहती है अलवर, भरतपुर, इस जगह। ठीक है, तो अलवर, खैरथल, तिजारा और डीग, ये 3 जगह की बात है। यहाँ पे 3 जिलों को टारगेट किया जा रहा है, अलवर, खैरथल, तिजारा और डीग। ठीक है, 14 खंड है जिले के, और 807 गाँव में ये स्कीम चलाई जा रही है। कब से, 1986 से लेकर 87 तक ये शुरू की गई थी इस सेशन में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि भाई मेवात क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है आपको। तो डेवलपमेंट कैसे करोगे आप, कि वही बात है, देखो मैंने वैसे तो आपको एक कीवर्ड बता दिया था हीट, कि आपको इस पे चलना है, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन। और भी आप अगर देखना चाहते हो तो देखो, आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, ठीक है, अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करना, ठीक है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, और जीवन स्तर में गुणवत्ता लाना। तो वही ये सब चीज़ें जो आप कॉमनली लिख सकते हो, आधारभूत संरचना, अवसंरचना, जीवन स्तर, गुणवत्ता, वित्तीय समावेशन, इस तरीके की चीज़ें आप खुद इसमें डाल सकते हो। आपको याद क्या क्या करना है भाई, उसमें ये याद करना है कि मेवात क्षेत्र कार्यक्रम है ये। ठीक है, कब चलाया गया था, 1986 से 87 में। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आता है, 3 जिले आते हैं। उसके बाद इसमें क्या आता है, 14 तो खंड है और 807 इसके क्या है, गांव है। बस खत्म। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि भाई सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बॉर्डर एरिया, पहले तो ये पता होना चाहिए बॉर्डर पे है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट। तो बॉर्डर पे पहले JBBJ डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। लेकिन अब जब से नए डिविजन्स हुए हैं तो एक अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट और नया बना है। ठीक है, तो बॉर्डर एरिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। सबसे पहले तो स्कीम चलाई कब गई थी, ये चलाई गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, संतुलित विकास करना, आधारभूत ढांचे का विकास करना और सुरक्षा की भावना को बढ़ाना। क्योंकि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पे तो ये सिक्योरिटी के इश्यूज ही रहते हैं, तो सुरक्षा की भावना को बढ़ाने का उद्देश्य है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कहाँ कहाँ चल रही है, अभी मैंने बताया 5 जगह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और अनूपगढ़ में। ठीक है, और टोटल 16 खंडों में विभाजित है। तो इसको आप शॉर्ट में बना लो। तो ये है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा, ये स्कीम कब की है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5 इसके अंदर जिले हैं। बस 2 ही चीज़ें इसके अंदर याद रखिए, याद रखो तो ये रख लेना कि भाई ये 16 खंडों में डिवाइड है। ज़्यादा चीज़ें अपन इसलिए पढ़ लेते हैं कि मुझे पता है कि सर्वे इतना बड़ा है कि जिसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना जैसे कि ज़्यादा चीज़ें देख लेते हो ना, तो कम चीज़ तो आपको याद रह ही जाती है। मुझे पता है इसमें ये 5 जिले काम के हैं, आपको ये याद रखना है बस ये 5 जिले, और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखो तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना याद रख लेना। 16 खंड इतना नहीं पूछेगा, पर फिर भी आप पढ़ोगे ना तो 3 चीज़ें पढ़ने में 2 चीज़ें हमेशा याद रह ही जाती हैं। मगर हम 2 चीज़ें ही पढ़ के चलेंगे तो फिर वो एक ही याद रहेगी। तो बस थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए। अब देखो आगे क्या है, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। ये है महात्मा गांधी जन भागीदारी यानी कोलैबोरेशन टाइप की ये स्कीम है, यानी कि कोलैबोरेशन करेंगे। किससे करेंगे? जन भागीदारी, लोगों से करेंगे, ठीक है। तो यानी कि सरकार और जनता कुछ कोलैबोरेशन करके कुछ बनाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसकी अगर हिस्ट्री में जाएं तो 2014 में ये स्कीम आई थी, जिसका नाम था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना, ठीक है। फरवरी 2020 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो पहले ये स्कीम 2014 में आई थी, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये है कि भाई सरकार और जनता, 2 लोग हैं, सरकार और जनता, ठीक है। सरकार, अगर ये लोग बनाते हैं शमशान या कब्रिस्तान, तो सरकार ने बोला है कि भाई 90% पैसा हम देंगे, 10% आप दे दो। अगर कोई अन्य सामग्री बनाते हैं, अन्य परिसंपत्ति, यानी कि जैसे पार्क वगैरह बनाते हैं, तो सरकार ने बोला 70% पैसा हम दे देंगे, 30% आप दे दो। अगर यही काम टीएसपी एरिया में होता है तो सरकार ने बोला 80% तो हम देंगे, 20% जनता दे देगी, ठीक है। तो राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा, रोजगार बनेगा। जब कुछ बनाएंगे तो रोजगार तो मिलेगा ही, ठीक है। रोजगार बनेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा और सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और अनुदान कैसे है? ये शमशान कब्रिस्तान के लिए तो 90% राशि देगी सरकार, अन्य परिसंपत्तियां हैं तो 70% दे देगी, और अगर टीएसपी वाला एरिया है तो 40% से ज़्यादा अधिक टीएसपी वाला एरिया है तो 80% राशि दे देगी, और शेष राशि जनता से संग्रहित कर ली जाएगी, ठीक है। तो इतने को एक बार अपन देख लें, अपन ने पढ़ा क्या क्या। तो अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा था कि भाई ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए आजीविका के लिए 2 स्कीम चलाई गई थी। आजीविका में सबसे पहले तो चलाया गया था राजीविका, ठीक है। राजीविका के अंदर 2 स्कीम थी, NRLM और NRETP, ठीक है। ये राजीविका के अंदर चलाई गई थी। इसके अलावा दूसरी स्कीम हमने पढ़ी थी मनरेगा, ठीक है। फिर हमने इसका कुछ थोड़ा सा बजट का देखा था। फिर हमने पढ़ी थी आजीविका के बाद आवास से रिलेटेड 2 स्कीम। आवास से रिलेटेड 2 स्कीम कौन सी पढ़ी थी हमने पढ़ी थी, एक तो PM जनमन, एक हमने पढ़ी थी PM आवास, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, यानी अवसंरचना से रिलेटेड। तो इसमें हमने पढ़ा था MP लेड और MLA लेड, ठीक है। इसके बाद हमने रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड 2 स्कीम पढ़ी थी, क्षेत्रीय विकास से संबंधित। वो कौन सी पढ़ी थी? एक तो पढ़ी थी मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एक हमने पढ़ी है बॉर्डर एरिया, एक हमने पढ़ी है महात्मा गांधी जन भागीदारी। तो ऐसे मैप बना के आप थोड़ा सा लिखोगे तो आपको फटाफट ऐसा लगेगा, भाई बर्डन नहीं लगेगा। इस तरीके से देखो पहले राजीविका पढ़ी थी कि भाई कब बना था, कौन से एक्ट के तहत बना था, कौन इसका अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है। 2 स्कीम थी NRLM और NRETP। ये तो सेंटर स्टेट चला रहा था 60-40 में, ये चला रहा था कौन? वर्ल्ड बैंक। फिर हमने मनरेगा पढ़ी, ऐसे आवास की 2 स्कीम पढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर की और क्षेत्रीय विकास की, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करें।